ये बिजनेस का फंडा होता क्या है? बिजनेस किसे कहते हैं? कौन सी एक्टिविटीज बिजनेस कहलाती हैं और कौन सी प्रोफेशन? बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस होता है? ये सब हम आज पढ़ेंगे इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ईशा और ये है चैनल कॉमर्स डिक्शनरी, जहां हम आज पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, वो सारे फीचर्स जो एक बिजनेस को बिजनेस बनाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट का कंपैरिजन। इन तीनों का कंपैरिजन क्या होता है, अभी मैं इन तीनों टॉपिक्स को इसमें कवर कर रही हूँ। इस चैप्टर का जो सेक्शन 1 है वो मैं ऑलरेडी, सेक्शन 1 ट्रेड एंड कॉमर्स, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स है, वो मैं ऑलरेडी उसकी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस से। सबसे पहले सोसाइटी में जो इंडिविजुअल्स होते हैं, हम सब हैं, हमारी कुछ नीड्स हैं जिनके बिना हमारा गुजारा ही नहीं है। अब नीड्स क्या होती हैं? ऐसी जरूरतें जो हमें पूरी करनी ही करनी होती हैं। वो वांट्स और डिजायर्स नहीं होती हैं, मतलब हमें कोई चीज चाहिए जो हमारे मतलब की नहीं है, जरूरी नहीं है, वो हमारी वांट्स हो गई, वो हमारे डिजायर्स हो गए। वो नीड्स नहीं कहलाती। नीड्स वो कहलाती हैं जो हमें एक्चुअली में, जिनको पूरा किए बिना हमारा गुजारा नहीं है। जैसे कि हमारी बेसिक नेसेसिटीज हो गई, फूड, क्लोथिंग और शेल्टर। हमारी और सोसाइटल नीड्स हो गई, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, एजुकेशन, सैनिटेशन, ट्रांसपोर्टेशन। ये सारी हमारी जरूरतों की चीजें होती है, नीड्स होती है। तो अब इन नीड्स को पूरा करने के लिए हर इंडिविजुअल को कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कंडक्ट करनी होती हैं। जैसे हमें भूख लगी है तो हम खाना बना के खा लेंगे, ओके। हम बीमार हैं तो हम डॉक्टर के पास चले जाएंगे, हमें दूसरी सिटी में जाना है तो हम ट्रैवल करके वहां जाएंगे। तो इस तरीके से हम एक्टिविटीज कंडक्ट करते हैं। हमें अपनी बेसिक नीड्स पूरी करनी है, क्लोथिंग, फूड एंड शेल्टर, तो हम पैसे कमाएंगे, हम कुछ काम करेंगे या हम कोई जॉब करेंगे। तो इस तरीके से हमारी नीड्स सेटिस्फाई होती हैं और पूरी होती हैं। अब ये एक्टिविटीज दो पार्ट्स में क्लासिफाइड है। फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकेंड इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? वो चीजें जो मनी प्रोड्यूस कर रही हो, पैसे प्रोड्यूस कर रही हो, उन एक्टिविटीज को हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जिनसे हम अपना लाइवलीहुड अर्न कर रहे हो, जिनसे हम अपना ब्रेड कमा रहे हो, अपना खाना कमा रहे हो, कॉमन लैंग्वेज में बोलूं तो। वो सारी एक्टिविटीज जिनसे हम लाइवलीहुड अर्न कर रहे हैं वो कहलाती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब ये 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस होता है गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन और उनको सेल करना टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न मनी, वो कहलाता है बिजनेस। और प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन एक ऐसा काम होता है, एक ऐसा जॉब होता है जिसके लिए हमें एक एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत होती है, प्रॉपर डिग्री एंड क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है। फिर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जब हम किसी के अंडर काम कर रहे होते हैं या किसी के लिए काम कर रहे होते हैं, when we are working for someone or under someone, that is known as employment. When we are doing some job, नौकरी, उसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। तो रोजगार। फिर अब इन तीनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आती हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती है? जिनसे हम पैसे अर्न नहीं कर रहे, वो एक्टिविटीज परफॉर्म करने के पीछे हमारा मोटिव जो है वो मनी अर्न करना नहीं है, वो कहलाती हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। Those activities which are conducted out of love, sympathy, affection, sentiments, patriotism, तो ये सारी एक्टिविटीज कहलाती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बताऊं तो ये एक बंदा है, ये वीकेंड पे अपनी फैमिली के लिए कुक कर रहा है, राइट? तो क्या ये पैसे अर्न कर रहा है उससे? नहीं ना, तो ये कहलाएगी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पर अगर मैं कहूं कि ये बंदा कुक करके रेस्टोरेंट में फूड सेल कर रहा है,
अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, टू अर्न मनी, तो वो कहलाएगी इकोनॉमिक एक्टिविटी। यस। फिर मैं कहूं कि दीज टू गर्ल्स आर परफॉर्मिंग ऑन देयर कजिन्स वेडिंग, वो अपनी कजिन की शादी में डांस परफॉर्मेंस दे रही हैं, तो दे आर डूइंग इट आउट ऑफ लव, वो अपने ब्रदर के लिए लव शो कर रही है, अफेक्शन शो कर रही है, दे आर एंजॉइंग, दे आर सेलिब्रेटिंग। तो इस एक्टिविटी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे? नहीं, बिकॉज दे आर नॉट अर्निंग मनी आउट ऑफ इट, दे आर डूइंग इट फॉर लव, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। पर अगर मैं ये कहूं कि ये जो गर्ल्स हैं वो डांस शोज कंडक्ट करती हैं, दे आर कोरियोग्राफर्स, दे आर रनिंग अ डांस स्टूडियो जहां से ये अपना लाइवलीहुड अर्न करती हैं, दे हैव प्रोफेशनल डिग्री ऑफ डांस, फिर इन्होंने पूरी ट्रेनिंग ली हुई है और इससे ये अपना लाइवलीहुड अर्न कर रही है, मनी अर्न कर रही है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। यस। फिर नाउ यू कैन सी दिस गर्ल, ये बच्चों को पढ़ा रही है, स्लम्स में बच्चों को पढ़ा रही है आउट ऑफ अफेक्शन, सोसाइटी के लिए शी वांट्स टू डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी, तो ये बच्चों को पढ़ा रही है, तो क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी? नहीं, इट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज शी इज नॉट अर्निंग हर लाइवलीहुड बाय डूइंग इट, वो पैसे अर्न नहीं कर रही है ना, वो आउट ऑफ लव अफेक्शन कर रही है, वो बच्चों का भला करना चाहती है, सोसाइटी का भला करना चाहती है, इसलिए वो ये कर रही है। पर आप इस फोटो में देखेंगे तो एक टीचर जो है वो बच्चों को पढ़ा रही है, शी इज टीचिंग इन अ स्कूल टू अर्न हर लाइवलीहुड, वो पैसे कमा रही है, मनी कमा रही है, अपनी ब्रेड अर्न कर रही है बाय टीचिंग स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, तो इट विल बी नोन एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर अब बिजनेस पे आते हैं। अब बिजनेस का लिटरल मीनिंग होता है बीइंग बिजी, पर क्या वाकई बिजी होने को बिजनेस कहते हैं? लाइक मैं बिजी तो कैसे भी हो सकती हूँ भैया, खाना बना लेती हूँ, है ना, या पेंटिंग कर लेती हूँ, या मुझे लिखना बहुत पसंद है, मैं वो कर लेती हूँ, पर क्या उसको बिजनेस कहा जाएगा? नहीं। पर अगर मैं खाना बना के उसको एक फूड स्टॉल पे सेल कर रही हूँ, तब वो बिजनेस कहा जाएगा, मैं उससे प्रॉफिट अर्न कर रही हूँ, आई एम प्रोड्यूसिंग समथिंग, देन आई एम सेलिंग इट टू समवन, और उससे मैं प्रॉफिट अर्न कर रही हूँ, उससे मैं मनी अर्न कर रही हूँ, वो बिजनेस कहा जाएगा। फिर अब पेंटिंग करके मैं उसको एक एग्जीबिशन में सेल कर रही हूँ, मेरा एक स्टोर है जहाँ मैं अपनी पेंटिंग्स बना के सेल करती हूँ, आई प्रोड्यूस माई पेंटिंग, आई मैन्युफैक्चर माई पेंटिंग्स, देन आई सेल इट टू माई कस्टमर्स, और उससे मैं अपना लाइवलीहुड भी अर्न कर रही हूँ, आई एम अर्निंग प्रॉफिट एज वेल, तो उसको बिजनेस कहा जाएगा। फिर मुझे लिखने का शौक है, आई लव राइटिंग पोएट्रीज, आई लव राइटिंग बुक्स, स्टोरीज, पर सिर्फ लिखने से ही काम नहीं बनेगा ना, उसको हम बिजनेस नहीं कहेंगे। पर अगर मैं लिख के, पोएट्री लिखकर या स्टोरीज लिख के नॉवेल्स पब्लिश कर रही हूँ, बुक्स पब्लिश कर रही हूँ और सेल कर रही हूँ एट अ बुक स्टोर, तो उसको हम बिजनेस कहेंगे, क्योंकि मैं गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करके सेल कर रही हूँ और अपना लाइवलीहुड अर्न कर रही हूँ, एंड आई एम मेकिंग प्रॉफिट आउट ऑफ इट, तो उसको हम बोलेंगे बिजनेस। फिर अब बिजनेस का एक सिंपल फंडा होता है जिसे आप समझ लोगे, जिसको आप ये वर्ड्स लेटर्स याद कर लोगे तो आप बिजनेस की डेफिनेशन इजीली बना सकते हो। दैट इज EPSPS, EPSPS, ये याद कर लो। E मतलब होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, P मतलब होता है प्रोडक्शन या परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, S मतलब होता है सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फिर P मतलब होता है प्रॉफिट अर्निंग, एंड S मतलब होता है सैटिस्फाइंग नीड्स ऑफ कस्टमर्स। अब बिजनेस क्या होती है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, क्योंकि उससे क्या बन रहा है? पैसा बन रहा है, मनी इज प्रोड्यूसिंग आउट ऑफ इट। फिर बिजनेस में हम क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज को या तो वी प्रोड्यूस इट, हम उसको प्रोड्यूस करते हैं, या तो हम एक प्रोडक्शन यूनिट से उसको परचेज करते हैं, राइट? फिर नेक्स्ट इज सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
अब हमने प्रोड्यूस कर ली या परचेज कर ली, अब जब तक हम उन गुड्स एंड सर्विसेज को सेल नहीं करेंगे वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। सो सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब हम ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं? ऑब्वियसली टू अर्न प्रॉफिट। अब कोई भी बिजनेस कब सक्सेसफुल हो पाता है? जब वो प्रॉफिट अर्न करता है। तो प्रॉफिट अर्निंग, इट शुड बी प्रॉफिट अर्निंग। फिर हम ये सब किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि कुछ इंडिविजुअल्स की, सोसाइटी की, हमारे कस्टमर्स की नीड्स हैं, उनको सेटिस्फाई करने के लिए, उनकी जरूरतें हैं, उसको पूरा करने के लिए हम ये सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो इन सब का कॉम्बिनेशन कहलाता है बिजनेस। तो बिजनेस क्या होता है? इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज and sale of goods and services, and undertaken with a motive of earning profit by satisfying the human needs of society. Okay, by satisfying the needs of your customer. तो ये जो फंडा है EPSPS, ये आप याद कर लोगे तो इजिली आप बिजनेस की डेफिनेशन फ्रेम कर पाओगे और आपके समझ में भी आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज पे। अब सबसे पहले क्या होता है? ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। जैसे मैंने पहले भी बताया, हम किसी भी चीज को इकोनॉमिक तब कहेंगे जब वो कुछ मनी प्रोड्यूस कर रही हो, है ना, उससे हम अपना लाइवलीहुड अर्न कर रहे हो। तो बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे हम मनी अर्न करते हैं, अपना लाइवलीहुड अर्न करते हैं। अब ये एक्टिविटी या तो स्मॉल और इंडिविजुअल लेवल पर भी हो सकती है। जैसे आप इस फोटोग्राफ में देखेंगे कि ये अंकल एक रिटेल शॉप चलाते हैं, ये परचेज करते हैं गुड्स फ्रॉम होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स, और फिर ये कस्टमर्स को, फाइनल कंज्यूमर्स को वो गुड्स सेल कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही मतलब स्मॉल ट्रैक पे अपना बिजनेस कर रहे हैं। ओके, एक स्मॉल स्केल पर अपना बिजनेस कर रहे हैं। पर अगर मैं बात करूं रिलायंस स्मार्ट सुपर स्टोर की, तो ये एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, बहुत ही बड़ा एंटरप्राइज है जो एक फॉर्मल और ऑर्गेनाइज तरीके से बिजनेस करता है। इधर आप एक बिजनेस को एंटरप्राइज फंक्शन की तरह लेते हो, जहां पे एक फाइनेंस मैनेजमेंट होता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट अलग डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट अलग होता है, फिर प्रोडक्शन मैनेजमेंट अलग होता है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट अलग होता है। तो जो भी बिजनेस एक्टिविटीज यहाँ पे हो रही होती हैं, दैट इज इन अ वेरी फॉर्मल एंड ऑर्गेनाइज्ड वे। ठीक है ना? तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। फिर हम आते हैं प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये है नेक्स्ट फीचर बिजनेस का। अब लोगों को, कंज्यूमर्स को गुड्स एंड सर्विसेज कैसे मिलेंगी? जब वो प्रोड्यूस होंगी या हम किसी से उनको परचेज करेंगे, तब वो गुड्स एंड सर्विसेज लोगों को मिलेंगी। बिना प्रोडक्शन किए या बिना परचेज किए प्रोडक्शन यूनिट से गुड्स एंड सर्विसेज फाइनल कंज्यूमर्स को पहुंचाना, अपने कस्टमर्स को पहुंचाना मुश्किल है ना? तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं। अब कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं? या तो डेली बेसिस के गुड्स होते हैं, डेली यूज वाले गुड्स होते हैं जिनको हम कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं, जो एक फाइनल कंज्यूमर यूज करता है। मतलब ये आपके पास, इसको वो कन्वर्ट नहीं कर सकता किसी चीज में, है ना? जैसे लाइफ बॉय सोप है, अब वो लाइफ बॉय सोप को किसी चीज में कन्वर्ट कर नहीं सकता, या टूथपेस्ट है उसको वो कन्वर्ट नहीं कर सकते, फाइनल यूज के लिए होते हैं। तो ये कंज्यूमर गुड्स होते हैं जो आपकी डेली नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। या तो कैपिटल गुड्स होते हैं। कैपिटल गुड्स क्या हो जाते हैं? मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट्स हो गए, फर्नीचर, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, ये वो सारे गुड्स, डिवाइसेस हो गए, वो सारे गुड्स जो कंज्यूमर गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में मदद करते हैं, वो होते हैं कैपिटल गुड्स। ये बेसिकली बड़े बड़े फर्म्स खरीदती हैं, प्रोड्यूसिंग यूनिट्स खरीदती हैं, है ना? तो ये सारे हो जाते हैं हमारे कैपिटल गुड्स। फिर सर्विसेज में क्या आ जाता है? सर्विसेज जो हम ऑफर करते हैं कंज्यूमर्स को, लाइक बैंकिंग हो गया,
फिर टूर्स एंड टूरिज्म हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, लीगल सर्विसेज हो गई, है ना, मेडिकल सर्विसेज हो गई। ये सारी सर्विसेज कहलाई जाती है जिनका प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट करना जरूरी होता है एक बिजनेस को चलाने के लिए, एक बिजनेस को बिजनेस कहलाने के लिए। फिर आते हैं हम सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस तो हो गए, पर अगर हम उनको अपनी पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज कर लेंगे तो वो क्या बिजनेस कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो अगर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं तो उनको सेल करना भी जरूरी है, तभी वो एक्टिविटी बिजनेस कहलाएगी। लाइक अगर ये कार मैन्युफैक्चर कर रहा है और कार मैन्युफैक्चर करके खुद ही अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए इसने एक कार बना ली, ठीक है, और ये चला रहा है, तो क्या हम उसको बिजनेस एक्टिविटी बोलेंगे? नहीं, वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहलाई जाएगी। पर अगर ये कार मैन्युफैक्चर होकर एक शोरूम में जाती हैं, है ना, एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक डीलर कार्स खरीदता है और फिर उसको आगे सेल करता है, तो इसको हम बिजनेस एक्टिविटी बोलेंगे। ओके, ये कहलाएगी बिजनेस एक्टिविटी। इसके अंदर गुड्स पहले प्रोड्यूस हुए, फिर फाइनल कंज्यूमर को सेल हुए, कस्टमर्स को सेल हुए। तो सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज इंपॉर्टेंट फॉर डूइंग एनी बिजनेस एक्टिविटी। फिर आते हैं हम डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। अब मान लो मेरे पास एक बाइक है, अब बाइक मैंने यूज की और मैंने उसको सेल कर दी, OLX पे ऐड डाल के मैंने उसको सेल कर दिया, तो क्या वो बिजनेस एक्टिविटी कहलाएगी? नहीं, क्योंकि ये मैं डेली तो कर नहीं रही हूं। पर यही अगर मैं बोलूं कि मेरा एक बाइक्स का शोरूम है जहां पे मैं रेगुलर बेसिस पे बाइक सेल करती हूँ, तो वो बिजनेस एक्टिविटी कहलाएगी, है ना। तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांजैक्शन हो रहा है, परचेज एंड सेल का ट्रांजैक्शन हो रहा है, इट शुड बी डन ऑन अ रेगुलर बेसिस। वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए और आप उससे प्रॉफिट कमा रहे हो। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट अर्निंग। अब किसी भी बिजनेस का मेन पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। अब प्रॉफिट अर्न करे बिना ऑब्वियसली कोई बिजनेस ना ही चलता है ना ही सरवाइव कर पाता है। जब आप इनिशियली एक बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आपको टाइम लगता है प्रॉफिट अर्न करने में, क्योंकि आप बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हो जिसको आपको रिकवर करना होता है। बट एक ऐसा टाइम आता है जहां पे जो आपका प्रॉफिट होता है और लॉस होता है वो इक्वल हो जाता है, और जिसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, जो आप आगे इकोनॉमिक्स वगैरह इन सब में पढ़ेंगे अभी। फिर उसके बाद आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाता है। पर अगर उसके बाद भी आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो उस बिजनेस का फिर कोई पर्पस नहीं रह जाता, है ना। तो बिजनेस का मेन पर्पस क्या रहता है? प्रॉफिट अर्न करना। तो इसलिए हम जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमेशा हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बिजनेस के कॉस्ट और एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करें और अपनी बिजनेस की सेल्स को इंक्रीज करें ताकि हमारा प्रॉफिट बढ़े, है ना। तो प्रॉफिट अर्निंग जो होती है वो एक बिजनेस एक्टिविटी का बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक होता है। अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है, बिजनेस एक्टिविटी है, जहां लॉस हो रहा है, वहां पे बिजनेस को सर्वाइव करना इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट आता है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अब हम ये बोलते हैं ना कि अगले पल क्या होने वाला है हमको ये पता नहीं होता। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट आवर फ्यूचर एग्जैक्टली, है ना। हम एक सर्टेन अमाउंट पर नहीं आ सकते, हम एक टेंटेटिवली बोल सकते हैं कि हमारे बिजनेस में हमको, चलो हमने पास्ट सेल्स से फोरकास्ट कर लिया कि हमारे बिजनेस को 1 लाख रुपए प्रॉफिट होने वाला है। पर क्या वाकई आपको 1 लाख रुपए प्रॉफिट होता है? आपका प्रॉफिट ऊपर भी जा सकता है 1 लाख से और नीचे भी आ सकता है, क्योंकि जो एक बिजनेस होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स के थ्रू कंट्रोल्ड होता है ना। बहुत सारे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिनके थ्रू कंट्रोल्ड होता है। तो आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को प्रिडिक्ट कभी भी नहीं कर पाते हो। देयर इज ऑलवेज एन अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं लाइक डिमांड एंड सप्लाई में चेंज हो गया, कोई भी
कोई भी लाइक पेंडेमिक आ गया, अभी रिसेंटली कोरोना आया था तो कितने बिजनेस इफेक्ट्स हुए थे। फिर उसके बाद कस्टमर की टेस्ट में चेंज आ जाता है तो सडनली प्रॉफिट गिरने लगता है। तो ये सारी मतलब हम एक एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को प्रिडिक्ट कर पाना इज नॉट पॉसिबल, इट इज ऑलवेज अनसर्टेन, है ना। तो ये कैरेक्टरिस्टिक होता है बिजनेस का। फिर आता है एलिमेंट ऑफ रिस्क। अब किसी भी बिजनेस में रिस्क तो रहता ही है, रिस्क के बिना कोई बिजनेस नहीं है। लाइक बिजनेस स्टार्ट करने में ही एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, यार चलेगा नहीं चलेगा, बहुत सारे थॉट्स आते हैं हमारे दिमाग में, ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो, बट जो रिस्क ले पाता है वही बिजनेस कर पाता है। तो बिजनेस में एक एलिमेंट ऑफ रिस्क रहता है। अब छोटे मोटे रिस्क तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं और उसका रिस्क मैनेजमेंट भी कर लेते हैं, लाइक थेफ्ट हो गया या फायर हो गया, इन सब का जैसे अपना इंश्योरेंस करा के ले रहते हैं तो उससे हम बच जाते हैं। पर कुछ बड़े रिस्क ऐसे कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती है, ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं जैसे नेचुरल कैलेमिटी हो जाती है, या कंज्यूमर का टेस्ट बदल गया, है ना, फैशन और ट्रेंड्स में चेंज आ गया, या जो कॉम्पिटिटर है वो न्यू टेक्नोलॉजी ले आया। पहले वो जो 10 यूनिट्स था वो 1 घंटे में बना पाता था, अब वो 10 यूनिट्स ऐसी मशीन ले आया जो 10 यूनिट सिर्फ 15 मिनट में बना देती है। तो उसका प्रोडक्शन भी बढ़ गया, कॉस्ट भी कम हो गई और उसकी सेल भी ज्यादा हो गई। आपकी सेल कम कर दी उसने। तो फिर क्या हो जाता है, स्ट्राइक हो जाती है, कभी लॉकआउट हो जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। तो ये सारे एलिमेंट ऑफ रिस्क रहते हैं बेसिकली, इन सब से मिलके बिजनेस बनता है, ये बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया बिजनेस का कि उसके अंदर एक रिस्क का एलिमेंट होता है, रिस्क का फीचर होता है। अब आते हैं हम कंपैरिजन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट पे। अब बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। बिजनेस क्या होता है, अभी हमने पढ़ा, जब एक किसी इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या सोसाइटी की नीड्स होती है, हम उनको समझते हैं, फिर उसके हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं, उनको सेल करते हैं जिनको उन गुड्स एंड सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, और प्रॉफिट अर्न करते हैं, है ना। ये होता है बिजनेस। प्रोफेशन क्या होता है, कोई ऐसी जॉब, कोई ऐसा वर्क जिसके अंदर हमें एक्सपर्टीज की जरूरत है, विच नीड्स हाई लेवल ऑफ ट्रेनिंग, विच नीड्स हाई लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन, जिसको क्लियर करके आप एक प्रोफेशन में आ पाते हो। फिर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, व्हेन यू वर्क फॉर समवन और अंडर समवन, वो होती है एम्प्लॉयमेंट। डिफरेंट बेसिस पर इन तीनों का कंपैरिजन किया गया है। पहला है मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। अब बिजनेस को ओपन करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, एक एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत पड़ती है, एक डिसीजन की जरूरत पड़ती है कि हाँ बिजनेस खोलना है ना, और कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज की रिक्वायरमेंट होती हैं। अब जितना बड़ा बिजनेस होगा उतनी ज्यादा फॉर्मेलिटीज होंगी, और जितना छोटा बिजनेस होगा उतनी छोटी फॉर्मेलिटीज। लाइक आपको अगर एक क्लोथिंग स्टोर खोलना है छोटा सा, तो उसकी फॉर्मेलिटीज और उसको एस्टैब्लिश करने के लिए अलग अलग चीजें रिक्वायर्ड होंगी। पर अगर आप एक क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खोलना चाहते हो तो उसकी फॉर्मेलिटीज, ओपन करने की लीगल फॉर्मेलिटीज अलग होंगी, है ना। फिर प्रोफेशन में क्या होता है, एक प्रोफेशनल बॉडी होती है, एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके रूल्स एंड रेगुलेशन को आपको फॉलो करके उस प्रोफेशन में एंटर होना होता है, उसकी मेंबरशिप लेनी पड़ती है ना। और आपके पास उस प्रोफेशन की प्रैक्टिस करने का सर्टिफिकेट रहता है, डिग्री रहती है। जैसे कि मैं डॉक्टर प्रोफेशन की बात करूं तो डॉक्टर बनने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन के कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, जैसे कि जो आपकी डॉक्टरेट डिग्री है, इट शुड बी अप्रूव्ड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। फिर आपको प्रैक्टिस करने के लिए स्टेट मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर करना होता है, फिर आप प्रैक्टिस करते हो अपनी, तब जाके फाइनली आप एक डॉक्टर कहलाते हो। सिमिलरली मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करूं
तो जो इंस्टीट्यूट ऑफ सीए ऑफ इंडिया होता है ICAI, पहले आपको उसके अंदर सीए फाउंडेशन कोर्स के लिए रजिस्टर करना होता है, फिर इंटरमीडिएट कोर्स के लिए, फिर उसके बाद आर्टिकलशिप और फाइनल्स के लिए एनरोल करना होता है। आप इन सबको क्लियर करते हो, फिर आपको ट्रेनिंग करनी होती है, मैंडेटरी 3 इयर्स की ट्रेनिंग करनी होती है, उसके बाद ही आप सीए बन पाते हो, आर्टिकलशिप करनी होती है। फिर ICAI के अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ऑडिटिंग प्रोसीजर्स हैं जिनको फॉलो करना होता है। तो आपके पास उस प्रोफेशनल बॉडी की मेंबरशिप होनी चाहिए और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए। अब आते हैं एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो किसी जगह जॉब की रिक्वायरमेंट है, आप उसके लिए क्वालिफाइड हो, आपने उसके लिए एलिजिबल हो, आपने उसके लिए अप्लाई किया और आपको जॉब मिल गई, है ना। तो आपको क्या मिलेगा? अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा और सर्विस एग्रीमेंट मिलेगा। लाइक आप कैशियर हो, SBI बैंक में आपकी एज ए कैशियर जॉब लगी है तो आपको उसका अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, या आपको मार्केटिंग मैनेजर की जॉब लगी है ITC लिमिटेड में तो आपको एक उसका अपॉइंटमेंट लेटर और सर्विस एग्रीमेंट मिलेगा। तो ये होता है मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। अब नेक्स्ट आते हैं हम नेचर ऑफ वर्क पे। अब सब काम करने का अलग अलग नेचर होता है। अब बिजनेस में क्या होता है, आप लोगों की नीड्स के अकॉर्डिंगली आप उनको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर्स को डेली यूज के गुड्स सेल करना। फिर प्रोफेशन में क्या होता है, जो आपकी पर्सनलाइज्ड सर्विस होती है जिसमें आप एक्सपर्ट होते हो, आप लोगों को वो प्रोवाइड करते हो। लाइक जो सीए होता है वो किसी कंपनी के अकाउंट्स को ऑडिट करता है तो अपनी ऑडिटिंग की सर्विस प्रोवाइड करेगा। ये आएगा प्रोफेशन में। फिर एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, जो भी आपके सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन रहता है, जो भी आपकी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रूल्स ऑफ सर्विस मेंशन रहती हैं एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में, वो कहलाती हैं, वो नेचर ऑफ वर्क होता है एम्प्लॉयमेंट में। लाइक आपकी जॉब लगी है एज अ ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव इन XYZ कंपनी, तो आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या मेंशन होंगे? You have to deal with the recruitment, you have to handle the remuneration, then you have to conduct the orientation and training programs for the employees। ये सब आपके रूल्स ऑफ सर्विसेज होंगे, ये सब आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे। ये आता है नेचर ऑफ वर्क में। फिर होता है आपका क्वालिफिकेशन। अब बिजनेस करने के लिए कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन एज सच प्रिस्क्राइब नहीं रहती। अब जैसे एक चाय वाला है, उसको बस चाय बनाना आता है, वो अच्छी मस्त कटिंग चाय बनाता है तो वो चाय बना सकता है, उसके लिए उसको उस चीज का नॉलेज होना जरूरी है, बट एज सच उसको हाई लेवल ऑफ डिग्री की जरूरत नहीं है। तो ये नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है कि आपको क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। जो आप बिजनेस कर रहे हो उसकी नॉलेज तो होनी ही होनी चाहिए, बट अगर हम एक लिटरल टर्म्स में बात करें तो देयर इज नो मिनिमम क्वालिफिकेशन नेसेसरी फॉर डूइंग अ बिजनेस। फिर प्रोफेशन की बात करें तो उसके अंदर आपको प्रॉपर क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, प्रॉपर डिग्री की जरूरत होती है, एक्सपर्टीज और ट्रेनिंग की जरूरत होती है, प्रैक्टिस की जरूरत होती है जिस भी फील्ड में आप प्रोफेशनल हो, है ना। उसके जो भी प्रोफेशनल बॉडी से, जैसे मैंने बताया था ICAI हो गया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो गया जो लीगल प्रोफेशन को हैंडल करता है, फिर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हो गया। तो इन सब के अकॉर्डिंगली जो मेंशन है क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग्स, वो सब आपको करनी ही करनी पड़ती है, मैंडेटरी होती है। जैसे कि डॉक्टरेट डिग्री हो गई, इंजीनियरिंग डिग्री हो गई, CA डिग्री, CS डिग्री, लॉ डिग्री, BEd डिग्री। नाउ टीचिंग इज फॉर टीचिंग यू हैव टू डू BEd इज कंपल्सरी फॉर टीचिंग। अगर आपको प्रोफेसर ज्वाइन करना है इन एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन तो यू हैव टू डू PhD। तो आपको वो डिग्री लेनी पड़ती है। फिर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो जो भी आपके एम्प्लॉयर ने क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग प्रिस्क्राइब्ड की है वो आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि एक पोस्ट निकली है असिस्टेंट मैनेजर जॉब फॉर XYZ बैंक के लिए निकली है, तो उसके लिए बैंक ने क्वालिफिकेशन लिखा है, द पर्सन शुड बी पोस्ट ग्रेजुएट हैविंग एन MBA और MCOM डिग्री। आपके पास या तो MBA डिग्री होनी चाहिए या MCOM डिग्री होनी चाहिए।
ये क्वालिफिकेशन हो गई। फिर आता है रिवॉर्ड और रिटर्न। अब बिजनेस करने में आपको क्या रिटर्न मिलता है? बिजनेस करते हो तो आपको क्या मिलता है बदले में? प्रॉफिट मिलता है, आप प्रॉफिट अर्न करते हो, है ना। जब आप एक प्रोफेशन में होते हो तब आपको क्या रिटर्न मिलता है? आपकी एक फीस रहती है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, फी पे करते हो। आप लॉयर के पास जाते हो, फी पे करते हो। हेयर स्टाइलिस्ट के पास जाते हो, उसके अपने चार्जेस रहते हो, उसको वो पे करते हो, है ना। फैशन डिजाइनर के पास जाते हो, उसकी अलग फी रहती है, आप उसको वो पे करते हो। सीए की अलग फी रहती है। तो यू चार्ज अ प्रोफेशन फी। फिर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो आपको रेम्यूनरेशन किस फॉर्म में मिलेगा? ईदर इन फॉर्म ऑफ सैलरी या वेजेस, है ना। फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब कैपिटल क्या होता है? किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या ग्रो करने के लिए जो भी अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं, ईदर इन फॉर्म ऑफ एसेट्स जैसे मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, इक्विपमेंट्स हो गए, या तो कैश के फॉर्म में हम इन्वेस्ट करते हैं ना। अब बिजनेस में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है वो बिजनेस के साइज और नेचर पे डिपेंड करेगा। जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जितना छोटा बिजनेस उतना छोटा कैपिटल इन्वेस्टमेंट। फिर प्रोफेशन में क्या होता है? प्रोफेशन में आपको लिमिटेड कैपिटल की जरूरत पड़ती है। एकदम हाई बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स और ये सब की मतलब ऐसे कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होती। लाइक यू नीड सम ऑफिस फर्नीचर, आपको एक प्लेस चाहिए होगी टू सेट अप योर ऑफिस, कंप्यूटर्स चाहिए होंगे, कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे, गैजेट्स चाहिए होंगे, है ना, टू कंडक्ट योर प्रोफेशन, टू प्रैक्टिस योर प्रोफेशन। फिर आता है एम्प्लॉयमेंट पे। अब एम्प्लॉयमेंट में तो किसी कैपिटल की जरूरत नहीं है। जाओ, इंटरव्यू दो, क्लियर करो, सिलेक्ट हो जाओ और अगले दिन से ऑफिस जाने लगो, है ना। बस यार नए कपड़े खरीदने पड़ते हो, कुछ नहीं। सो नो कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट। फिर अब आते हैं हम रिस्क पे। अब बिजनेस में जैसे कि मैंने बताया था, प्रॉफिट्स जो होते हैं अनसर्टन होते हैं, इरेगुलर होते हैं, रिस्क रहती है बिजनेस में। क्योंकि जो बिजनेस होता है वो बहुत सारे एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स से कंट्रोल्ड होता है। बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे प्रॉफिट हमारा डगमगा जाता है कभी कभी। ये ऐसा नहीं है कि लो ही हो, हमेशा में लॉस ही हो। कभी हाई भी हो जाता है प्रॉफिट, कभी लॉस भी हो जाता है। तो जो बिजनेस में रिस्क रहती है वो हाई रहती है। हाई लेवल ऑफ रिस्क इज देयर इन बिजनेस, है ना। पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, वही जो मैंने बताया था। तो बिजनेस में हाई लेवल ऑफ रिस्क इज प्रेजेंट। प्रॉफिट्स आर अनसर्टेन एंड इरेगुलर। फिर अगर आप प्रोफेशन की बात करते हो तो आप प्रोफेशन में क्या चार्ज करते हो? फी चार्ज करते हो। तो आपकी जो फी रहती है वो जनरली रेगुलर और सर्टेन रहती है ना। तो ऐसे मतलब इतना हाई लेवल ऑफ रिस्क नहीं रहता, बट सम रिस्क इज देयर। जैसे कि कोई पेंडेमिक हो गया, जैसे अभी कोरोना आया तो ऑफिसेज बंद हो गए, सैलरीज मतलब ऑफिसेज बंद हो गए। जैसे डॉक्टर्स तक के क्लिनिक्स मतलब खाली ही रहते थे ऑलमोस्ट। लोग अपने पहले छोटी छोटी चीजों के लिए, कॉमन कोल्ड के लिए भी डॉक्टर के पास जाते थे, बट अब काढ़ा पी कर ठीक होने लगे हैं। तो एज सच कुछ पैंडेमिक होता है तो आपकी फीस इरेगुलर हो जाती है। फिर शिफ्ट इन क्लाइंटल बेस, आपका काम किसी को नहीं पसंद आ रहा है, दूसरे का काम उसके अकॉर्डिंगली हो रहा है, तो वो दूसरे के पास चला जाएगा सर्विस लेने के लिए। तो ओनली सम रिस्क इज देयर, है ना। फिर एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट में आपको फिक्स्ड और रेगुलर सैलरी होती है, रेगुलर पे होती है। आपको हर महीने 15,000 मिल रहे हैं तो आपको हर महीने 15,000 ही मिलेंगे। आपकी एक फिक्स्ड और रेगुलर पे होती है। बिल्कुल मतलब बहुत ही कम रिस्क होता है, नो के बराबर होता है। देयर इज नो और लिटिल रिस्क। लिटिल रिस्क भी क्या होता है? जैसे कि अभी भाई मैं एग्जाम्पल दूं, आप अभी इजिली रिलेट कर सकते हैं कोरोना से कि वर्क फ्रॉम होम हो गया तो कई ऑर्गेनाइजेशन ने वर्क फ्रॉम होम के लिए सैलरी भी हाफ कर दी। तो जो आपको 30,000 मिलते थे वो अब 15,000 मिलते हैं। तो मतलब बहुत ही कम रिस्क होता है, वो भी अभी ठीक हो जाएगा। बट तो देयर इज नो और लिटिल रिस्क। फिर आते हैं हम ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पे। अब ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? आपका जो टाइटल है वो आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। बिजनेस में क्या होता है?
ट्रांसफर इज पॉसिबल विथ सम फॉर्मेलिटीज। आप अपने टाइटल को, अपनी ओनरशिप को ट्रांसफर कर सकते हो कुछ फॉर्मेलिटीज के साथ, जैसे कि सॉरी जैसे कि एक पापा ने अपनी बेटी को कहा, बेटा मैं थक गया हूँ बिजनेस संभाल संभाल के, अब तू मेरा बिजनेस संभाल, मैं अपनी प्रोप्राइटरशिप तुझे देता हूँ। तो उन्होंने अपनी ओनरशिप अपनी बेटी को ट्रांसफर कर दी विद सम फॉर्मेलिटीज। फिर अब हम आते हैं प्रोफेशन पे, तो इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। वो सिर्फ 3 इडियट्स में बाबा रणछोड़दास कर सकते थे कि उन्होंने अपनी डिग्री पढ़ा ली और डिग्री उनको दे दी, बट नॉलेज उनके पास रही स्टिल, है ना। तो अब अपनी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज या डिग्री किसी को सेल नहीं कर सकते, किसी को दे नहीं सकते। अरे मेरे को डॉक्टर की डिग्री बन गई, कल से तू क्लिनिक खोल ले मेरी डॉक्टर की डिग्री लेके और तू मरीजों का इलाज करना, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। फिर एम्प्लॉयमेंट में भी ये पॉसिबल नहीं है, आप अपनी जॉब का टाइटल किसी को नहीं दे सकते हो। अरे मेरी जॉब लग गई है तो अपने छोटे भाई को कहा, ले मेरा अपॉइंटमेंट लेटर कल से तू मेरी जगह ऑफिस जाना। तो you cannot give your job title to someone else, है ना। फिर आते हैं हम कोड ऑफ कंडक्ट पर। अब बिजनेस में क्या होता है, कोड ऑफ एज सच कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब्ड नहीं होता। अब जैसे मैं छोटे से छोटे बिजनेस की बात करूं, तो जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया, एक चाय का स्टॉल लगा रहे, है ना, तो वो बेचारे क्या कोड ऑफ कंडक्ट करेंगे, बस वो एथिक्स फॉलो कर सकते हैं कि भैया दूध अच्छा ला रहे हैं, पानी अच्छी जगह से भर रहे हैं, अदरक धो रहे हैं, शक्कर और चाय पत्ती थोड़ी अच्छी इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, ग्लास अच्छे से साफ कर रहे हैं, डिस्पोजेबल्स यूज कर रहे हैं। तो ये नॉर्मल एथिक्स वो फॉलो करें, बट एज सच कुछ कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब नहीं होता। अगेन वो बिजनेस के साइज और नेचर पे डिपेंड करता है, कितना बड़ा बिजनेस है और कितना छोटा बिजनेस है। फिर प्रोफेशन की बात करें, तो जो प्रोफेशनल बॉडी है, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी कोड ऑफ कंडक्ट, उसके द्वारा जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाया हुआ है, जो रूल्स बनाए हुए हैं, वो फॉलो ही करने होते हैं, मैंडेटरी होते हैं, वो फॉलो करने के लिए दे शुड बी फॉलोड, है ना। फिर एम्प्लॉयमेंट में जो भी आपका एम्प्लॉयर कोड ऑफ कंडक्ट बनाएगा, बिहेवियर नॉर्म्स बनाएगा कि आपको इस तरीके से काम करना है, आपको दिन भर आपकी सेल्स की जॉब है, आपको जाना है, आपको सेल करना है, फिर आपको रिपोर्ट सबमिट करनी है, फिर आपको ऐसा करना है, मतलब जो भी नॉर्म्स और बिहेवियर आपके एम्प्लॉयर ने आपको दिए हुए हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे इन एम्प्लॉयमेंट। अब मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं तो बिजनेस हो गए, जैसे शॉप्स हो गई, फैक्ट्रीज हो गए, स्टोर्स हो गए, हम कितने सारे चीजें मतलब सड़क पे निकलती है, हम कितने सारे बिजनेसेस देखते हैं आजकल, मास्क, सैनिटाइजर और डिसइंफेक्टेंट स्प्रेज, इन सब का बिजनेस बहुत चल रहा है। फिर प्रोफेशन की बात करें तो सीए डिग्री, लीगल, मेडिकल प्रोफेशन, टीचर, इंजीनियर, शेफ, सीएस, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, ये सारे प्रोफेशंस होते हैं। फिर एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, जॉब, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब, प्राइवेट कंपनीज या फर्म्स, बैंक, स्कूल्स या कोई भी दूसरी इंडस्ट्री सेक्टर्स है, उनमें जॉब्स, वो कहलाएगा एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोजगार। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो भी मैंने इधर प्रोफेशंस मेंशन किए हैं ना, उसके अलावा प्रोफेशन सोचिए, ढूंढिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, होप आपको ये कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज और बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा। तो कोई भी डाउट है अगर आपको, उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, है ना, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो ज्ञान बांटिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल हिट कीजिए, जिससे कि आपको और आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्द ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।